गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अंजू दुआ स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हम जर्नल एंट्री का ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें अभी कुछ और एंट्रीज हमारी पेंडिंग रह गई थी कि जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस को कैसे ट्रीट करते हैं, या फिर अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हैं, कुछ एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उनको हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे उनकी जर्नल एंट्री करते हैं, वो हम सब आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो आज मैं डिस्कस करूंगी वो है कि अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हों, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम अपनी जर्नल बुक में कैसे रिकॉर्ड करते हैं। स्टूडेंट्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जैसा कि हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म में भी लर्न किया था, जिस बेसिक अकाउंटिंग टर्म का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आपको जो भी टर्म क्लियर नहीं होगी आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। तो जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो एक्चुअली एक टाइप से क्या है, आपकी करंट लायबिलिटीज। क्योंकि अभी आपने इन एक्सपेंसेस को पे नहीं किया, आपके एक्सपेंसेस ड्यू हो चुके हैं, लेकिन एक्चुअली में उनको पे आउट नहीं किया। सो आपकी एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है कि फ्यूचर में आपको वो एक्सपेंसेस पे करने हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम कैसे ट्रीट करते हैं। सपोज कीजिए कि आपने अभी तक फेब मंथ की जो एम्प्लॉयज की सैलरी थी वो पे नहीं की। अब फेब मंथ ड्यू होने के बाद जब मार्च मंथ भी एंड होने वाला है, आपने तब तक उस सैलरी को पे आउट नहीं किया, तो इन केस अप टू मार्च अगर वो सैलरी आप पे नहीं करते हैं तो फिर वो आपकी उस फाइनेंशियल ईयर के लिए एक टाइप से आउटस्टैंडिंग सैलरी हो जाएगी। जो एक्सपेंसेस आप एक फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं, तो अगर फाइनेंशियल ईयर के एक्सपेंसेस हैं वो, लेकिन उस फाइनेंशियल ईयर में आपने एक्चुअली उनको पे नहीं किया, तो आपके बिजनेस के लिए वो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी हो जाती है। और लायबिलिटीज आपको पता है क्रेडिट बैलेंस रखती हैं, मेंटेन करती हैं। तो यहाँ पर अगर सैलरी जो भी एक्चुअल में एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस आपको पता है एक्सपेंसेस हम डेबिट करते हैं। तो एक्सपेंस कोई भी हो, अगर सैलरी है तो आप करेंगे सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। जितने भी अमाउंट की आउटस्टैंडिंग सैलरी है, देखो एक्चुअली में तो वो एक्सपेंस है, आपकी बुक्स में एक्सपेंस तो रिकॉर्ड होंगे कि आपके लिए तो वो एक्सपेंसेस जनरेट हो चुके हैं, आपने एम्प्लॉय से उनका बेनिफिट, सर्विसेज का बेनिफिट ले लिया है, तो आपके लिए वो एक्सपेंसेस जनरेट हो चुके हैं। तो एज एक्सपेंस तो आप अपनी बुक में रिकॉर्ड करेंगे। जनरली अगर मेरा सैलरी का एक्सपेंस होता है तो मैं एंट्री करती हूँ सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश और मे बी टू बैंक। बट यहाँ पर मैंने बोला कि ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है, मीन्स यहाँ पर जो है एक्सपेंसेस ड्यू हो चुके हैं बट नॉट पेड। जो एक्सपेंसेस आपके ड्यू तो हो चुके हैं बट एक्चुअली में आपने इनको पे नहीं किया, तो इट मीन्स जब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होंगे तो वहां पर आप पे नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आप पे आउट नहीं कर रहे हैं, तो आपका कैश या बैंक तो रिकॉर्ड होगा नहीं। अब जब आपने एक्सपेंसेस पे नहीं किए तो एक टाइप से आपके लिए वो लायबिलिटी जनरेट हो गई है, और लायबिलिटीज हमारी होती है क्रेडिट में। तो आप क्या करते हैं, उसका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस शो कर देते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। आपने पे तो की नहीं एक्चुअली में, बट आपकी लायबिलिटी जरूर जनरेट हो गई यहाँ पर, तो हम उस लायबिलिटी को यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अगर आपने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की एंट्री देखी होगी, जिसमें कुछ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हमने डिस्कस किए थे कि जो एक ग्रुप ऑफ पर्संस को डिनोट करते हैं, उन्हीं में से एक हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट भी है। वो उन पर्सन के ग्रुप को डिनोट करेगा जिनको अभी तक सैलरी पे आउट नहीं की है, जिनकी सैलरी ड्यू है। तो अगर मैं पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग इसे देखती हूँ, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी वो ग्रुप ऑफ पर्सन है जिन्होंने एक्चुअली में वो क्या करनी है, जिनको हमने वो सैलरी देनी है। तो यहाँ पर क्या हो गई, वो एक टाइप से लायबिलिटी जनरेट हो गई। तो ये एज पर द रूल ऑफ पर्सनल डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। हमें किन को गिवर करना है, यहाँ पर उन पर्संस को देनी है एंट्री, तो ये उस ग्रुप ऑफ पर्संस को शो कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस इज द आउटस्टैंडिंग सैलरी
एक लायबिलिटी को शो कर रहा है जो आपको पे करना है। एक्चुअली में मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, सैलरी है या कोई रेंट है या अदर एक्सपेंसेस जो फर्म के लिए एक्सपेंस तो बुक करेंगे हम, क्योंकि वो एक्सपेंसेस आप मतलब एक्सपेंसेस जनरेट कब होते हैं, जब आप उनका ऑलरेडी बेनिफिट ले लेते हो उनकी सर्विसेज का, तो आपके लिए एक टाइप से एक्सपेंस जनरेट हो जाते हैं जिन्हें आप अपनी बुक्स में डेबिट में शो करते हैं। तो सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, आपने अब एक्चुअली में एक्सपेंसेस को पे नहीं किया, वो पे करने ड्यू हैं आपके, तो वहां पर जब भी कोई एक ऐसा एक्सपेंसेस जो आपके लिए ड्यू हो चुके हैं आपने अभी तक पे नहीं किया, तो वो आपका काउंट होता है आउटस्टैंडिंग। तो हमारा जो भी एक्सपेंसेस होगा, अगर सैलरी है तो सैलरी, या फिर अगर यहाँ पर रेंट है तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग रेंट। तो अल्टीमेटली अगर मैं एंट्री की बात करूँ तो यहाँ पर जो होगा मेन, अगर मैं बात करूँ तो आप बात यहाँ पर नोट कर सकते हैं, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। whatever expenses में भी सैलरी, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, कोई भी ऐसे एक्सपेंस जो आप कर रहे हैं बट वो ड्यू हो चुका है और पे नहीं किया, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो ये आपकी हो गई एंट्री। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं। अब हम सेकंड देखते हैं कि प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए हम कैसे अकाउंटिंग एंट्री करते हैं। दोनों ही आपके लिए एक दूसरे से रिवर्स है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर बिजनेस के लिए लायबिलिटीज है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके बिजनेस के लिए एसेट्स हैं। दे आर करंट एसेट्स। अब जब मैंने आपको ये बोला कि फाइनेंशियल ईयर ड्यू होने वाला है बट अभी तक उन एक्सपेंसेस को हमने एक्चुअली में पे नहीं किया है, तो आपके लिए वो लायबिलिटीज बन गई। बट मे बी ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि जब वो एक्सपेंसेस अभी आपके लिए ड्यू हुए ही नहीं और आपने पहले ही एडवांस में उनकी पेमेंट कर दी, तो वो आपके लिए हो जाएंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। मीन्स अगर आप कोई ऐसा एक्सपेंस करते हो कि आपने जैसे अभी मैं बात करूं कि 1 फरवरी टू नेक्स्ट 31 जनवरी तक आपने कोई पेमेंट कर दी, या फिर दूसरा अगर मैं फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग अगर मैं लेती हूँ तो आपने 1 अक्टूबर टू 30 सितंबर तक फॉर अ फाइनेंशियल ईयर आपने कोई पेमेंट कर दी। तो अगर एक फाइनेंशियल ईयर की टर्म देखती हूँ तो अक्टूबर टू 31 मार्च तक होती है आपकी, लेकिन आपने नेक्स्ट जो है ईयर के 30 सितंबर तक भी वो पेमेंट कर दी है, तो वो जो ड्यूरेशन है 1 अप्रैल टू 30 सितंबर, वो एक टाइप से आपने एडवांस पेमेंट किया, नेक्स्ट ईयर के लिए आपने पेमेंट कर दिया है। तो जब हम कोई एडवांस में पेमेंट करते हैं फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो वो आपकी प्रीपेड एक्सपेंसेस में काउंट होता है। जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 1 अक्टूबर 2021 टू 30 सितंबर 2022। सपोज करो आपने कोई एक्सपेंसेस, जनरली जो इस टाइप के एक्सपेंसेस आते हैं वो मे बी रेंट में भी हो सकते हैं, या फिर आपका जो बेस्ट एग्जांपल आता है कि इंश्योरेंस प्रीमियम जो हमारा जाता है वो फॉर द 1 ईयर जाता है, और वो 1 ईयर वो तभी सही होता है जब आपने एक्चुअली में स्टार्ट किया था फर्स्ट टाइम, तो वो उसी के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कंटिन्यू चलता रहता है। तो मे भी आपकी जो प्रीमियम का टाइमिंग था वो था 1 अक्टूबर टू 30 सितंबर, तो एवरी ईयर वो आपका कंटिन्यू हो जाएगा। तो जब अब मैं इस फाइनेंशियल ईयर की बात करती हूँ कि आपने अक्टूबर 2021 को पेमेंट किया इंश्योरेंस प्रीमियम का फॉर 1 ईयर, तो वो नेक्स्ट डेट कब तक होगी, 30 सितंबर 2022। तो अगर मुझे 2021 टू फाइनेंशियल ईयर की बात करनी है, तो वो मेरा कितने टाइम पीरियड तक रहेगा, दैट इज 1 अक्टूबर 2021 टू 31 मार्च 2022. It means that is 6 months, October, November, December and January, February, March. That are the 6 months of this financial year, right? अब next 6 months जो बन रहे हैं that is 1 April 2022
30 सितंबर 2020। ये नेक्स्ट 6 मंथ्स हो गए आपके। तो ये वाले जो 6 मंथ्स थे वो तो इसी फाइनेंशियल ईयर के थे फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर, बट ये वाला जो टाइम पीरियड है वो क्या है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो मैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के एक्सपेंसेस अभी ही पे कर रही हूँ, तो मैं अपनी बुक्स में उसको कैसे शो करूंगी, वो इस ईयर का एक्सपेंस तो है नहीं। और मैं अपने अकाउंटिंग जो बुक्स में रिकॉर्ड करती हूँ वो मैं सेम फाइनेंशियल ईयर के एक्सपेंसेस और इनकम रिकॉर्ड करती हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग ये आपके हो जाएंगे एडवांस एक्सपेंसेस, जिनको हम अपनी बुक्स में शो करते हैं इन अकाउंटिंग बुक्स प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये आपके लिए एसेट्स क्यों काउंट होंगे, क्योंकि आपने एक टाइप से यहाँ पर एक्सपेंसेस एडवांस में ही पे कर दिया, बट उनका फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। अभी बेनिफिट उन एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग नहीं मिलेगा कि आपने एक्सपेंस अभी कर दिया तो आपको बेनिफिट भी अभी रिसीव होगा, वो उस नेक्स्ट 6 मंथ्स की ड्यूरेशन में ही आपको उसका बेनिफिट रिसीव होगा जितने एक्सपेंसेस इस टर्म के लिए बनते हैं। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर जितने भी टोटल एक्सपेंसेस आपने किए हैं उसमें से मुझे फर्स्ट जो एंट्री करेंगे, आपने अगर इंश्योरेंस प्रीमियम किया तो मैं जिस टाइम पर एक्चुअली मैंने अगर 1 अक्टूबर की डेट को प्रीमियम पे किया है तो यहाँ पर अभी मैं एंट्री कर दूंगी इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि यहाँ पर एक टाइप से मैंने क्या किया, कैश को टोटली पे आउट कर दिया। तो मैंने एक्सपेंस कर दिए, ये आपके हो गए एक्सपेंस, आपने बुक्स में रिकॉर्ड कर दी जो पे आउट कर दिया। लेकिन जब मैं बुक्स क्लोज करूंगी तो मुझे ये देखना होगा कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर मैंने कुछ प्रीपेड एक्सपेंसेस भी किए हैं, मैंने कुछ एडवांस एक्सपेंसेस किए हैं। तो जब मैं बुक्स क्लोज करूंगी 31 मार्च को, ये मैंने अक्टूबर में एंट्री की, अब मैं 31 मार्च को जब मैं क्लोज करूंगी तो यहाँ पर मैं कर सकती हूँ प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगर मैंने टोटल प्रीमियम पे आउट किया 10,000 रुपीज का, अब आपको मैंने टर्म डिवाइड करके दिखा दी कि 6 मंथ्स तो इस फाइनेंशियल ईयर के हैं और 6 मंथ्स नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के हैं। तो इट मींस जो भी टोटल एक्सपेंस था वो 2 टर्म्स में आपका डिवाइड होगा और वो उसका अमाउंट भी हाफ हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए आपके 5,000 और 2। अब मैंने इंश्योरेंस एक्सपेंसेस यहाँ पर पूरे 10,000 से डेबिट किए हैं, तो यहाँ पर मुझे उन इंश्योरेंस एक्सपेंसेस को क्या करना होगा, वापस से क्रेडिट करना होगा। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में वो सारे इंश्योरेंस एक्सपेंसेस इस ईयर के नहीं है, उसमें कुछ प्रीपेड है। तो मैंने 5,000 से इंश्योरेंस को वापस से क्रेडिट कर दिया ड्यू टू वो अमाउंट मुझे प्रीपेड एक्सपेंसेस में शो करना है। तो 5,000 से मैंने किया प्रीपेड एक्सपेंसेस डेबिट टू इंश्योरेंस एक्सपेंसेस। या फिर अगर आपको डायरेक्टली उसी टाइम पर ही करनी है, आपको नॉलेज है, तो यहीं पर ही आप कर सकते हो एंट्री को, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस डेबिट प्रीपेड एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश। बट बेटर वे ये है कि आप सारे एक्सपेंसेस को पे आउट कर रहे हैं तो आपने फर्स्ट एंट्री की, फिर जब आप बुक्स क्लोज कर रहे हैं तब आपको उन एक्सपेंसेस को ट्रांसफर कर देना होगा प्रीपेड एक्सपेंसेस के अंदर। तो ये था हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेकर ट्रीटमेंट कि हम कैसे ट्रीट करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस को। वो आपके लिए एसेट्स है, इसीलिए यहाँ पर देखिए मैं आपको डेबिट कर रही हूँ प्रीपेड एक्सपेंसेस को। जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे वो अभी आपको याद होगा कि हमने उनको क्रेडिट किया था, क्योंकि वो करंट लायबिलिटीज को शो करते थे, ये आपके करंट एसेट्स को शो करते हैं, क्योंकि इनका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलना है। और आपको याद रखना होगा कि आपके लिए जब भी कोई एक्सपेंस आता है, जब कोई एक पर्टिकुलर आपको टाइम पीरियड गिवन हो कि इस टाइम पीरियड के लिए आपने एक्सपेंसेस किए हैं, तो आपको ये टर्म देखनी होगी, चेक करनी होगी कि क्या ये सारे एक्सपेंसेस इस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है या कुछ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए भी काउंट हो गए। स्पेशली जब आपके पास इंश्योरेंस का आए प्रीमियम, तो आपको जरूर चेक करना होगा कि वो टर्म क्या है, कितने टाइम पीरियड के लिए वो पे किए गए हैं। तो जितना टाइम इस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड होगा उतने एक्सपेंसेस आप इस फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड करेंगे, और जो टाइम पीरियड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए बन रहा है उतने एक्सपेंसेस आप ट्रांसफर कर देंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस के अंदर। क्लियर? तो ये था हमारा ट्रीटमेंट आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेके। अब कुछ एक एंट्रीज बहुत ही छोटी सी एंट्री हैं जो हम फटाफट से इनको क्लोज कर देते हैं।
जैसे अगर आपको बुक्स में मेंशन है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पे करना है, जो एक प्रोप्राइटर ने कैपिटल इन्वेस्ट किया उस पर बिजनेस, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रोवाइड करेगा, तो जो वो बिजनेस के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा, क्योंकि वो प्रोप्राइटर के इन्वेस्टेड कैपिटल पर उसको इंटरेस्ट देना है हमें। तो उसकी एंट्री आप करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि आप कैपिटल पर यहाँ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप लोन पर करते हैं तो वो लोन में ट्रांसफर होता है इंटरेस्ट, ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं या इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो वो आपका ड्रॉइंग में ट्रांसफर होता है। तो जिस भी एक्चुअल बेसिक पर आप इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं उसी में ही वो अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अगर आप ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, अगर आप कैपिटल पर इंटरेस्ट देते हैं तो वो बिजनेस के लिए लॉस है, इसलिए उसको हम करते हैं डेबिट। अब ड्रॉइंग तो प्रोप्राइटर विड्रॉ करता है, तो इसलिए वो अगर बिजनेस की मनी यूज कर रहे हैं तो उस पर हम उससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो वो बिजनेस के लिए हो जाएगी इनकम। तो आप वहां पर करेंगे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन drawings. This is for interest on capital. This is for interest on drawings. This is expense for business and this is income for business. क्योंकि यहाँ पर प्रोप्राइटर कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है तो उसकी इन्वेस्टेड कैपिटल पर फर्म को इंटरेस्ट पे करना होगा। बट यहाँ पर जो वो प्रोप्राइटर है वो फर्म से पैसा एक टाइप से बोरो कर रहा है पर्सनल यूज के लिए, तो उस पर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। दैट्स व्हाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इनकम फॉर द बिजनेस। अब नेक्स्ट एंट्री आती है आपकी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है आपका कि जब भी आप कोई फिक्स एसेट यूज करते हैं अदर देन लैंड, तो उसके रेगुलर यूज से जो उस एसेट्स में वियर एंड टियर के एक्सपेंसेस होते हैं जो उस एसेट की वैल्यू को डिक्रीज कर देते हैं। जब आप रेगुलर किसी चीज का यूज करते हैं, आप जनरली भी देखते हो कि आप जितना ज्यादा कार ड्राइव करते हो तो उसके कुछ एक पार्ट आप कहेंगे कि घिस जाते हैं, उनका कुछ लॉस हो जाता है, तो उसके वियर एंड टियर एक्सपेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम काउंट करते हैं डेप्रिसिएशन के अंदर, जो उस कार की वैल्यू को डिक्रीज कर देगा। अगर आपने एक न्यू कार परचेज की, आफ्टर सम इयर्स अगर आप मार्केट में सेल करना चाहते हो तो आपको उतनी वैल्यू नहीं मिलेगी। लोग उसकी वैल्यू रिकैलकुलेट करेंगे कि आपने कितना यूज किया, उसके अकॉर्डिंग आज की डेट में उसकी हम क्या वैल्यू काउंट कर सकते हैं, कितना उसका वियर एंड टियर हो चुका होगा। तो वो एक टाइप से उस एसेट की वैल्यू को डिक्रीज कर देता है। तो एक टाइप से आप उसको फर्म के लिए एक्सपेंस भी बोल सकते हैं या फिर इन अदर वर्ड्स एक लॉस है फर्म के लिए, क्योंकि वो एसेट की वैल्यू को क्या कर रहा है, डिक्रीज। तो यहाँ पर हम कोई एक्सपेंस हो या लॉस उसको करते हैं डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। जो भी एसेट आपको गिवन है, कोई मशीनरी है, प्लांट है, कंप्यूटर है, जो भी एसेट आपको मेंशन है क्वेश्चन में कि इस एसेट पर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, आप उस क्योंकि वो एसेट की वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी हैव क्रेडिटेड एसेट हियर, बिकॉज उसकी वैल्यू एक्चुअली में डेप्रिशिएट हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो आप जो भी उस एसेट को देखो, एसेट हम शो करते हैं बैलेंस शीट के अंदर, तो अगर मैं यहाँ पर एसेट को क्रेडिट कर रही हूँ तो इट मीन्स जो अब बैलेंस शीट में आप एसेट का बैलेंस शो करेंगे वो डिक्रीज वैल्यू पर शो करेंगे। जितना आपने उस पर डेप्रिसिएशन काउंट कर लिया वो डेप्रिसिएशन आप उस एसेट की वैल्यू में से माइनस करेंगे और बैलेंस शीट में आती है आपकी नेट एसेट वैल्यू। तो ये थी हमारी अदर एंट्रीज। आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। जो कुछ एक टॉपिक रह गया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि आपका ये चैप्टर क्लोज हो जाए। फिर कुछ एक क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।